अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, हैप्पी न्यू ईयर। आज न्यू ईयर का पहला दिन है और आज मैं कहाँ हूँ, सरप्राइज़, लेट मी शो यू। जैसे कि न्यू ईयर का पहला दिन सब लोग अपनी फैमिली के साथ घूमने फिरने गए हुए होंगे। कोई इंजॉय कैसे करा होगा, कोई कैसे करा होगा, फैमिली की दावतें हो रही होंगी, पार्टीज़ हो रही होंगी। मैं भी एक बहुत ही मज़े की जगह पे आई हूँ। हैप्पी न्यू ईयर है, पहला दिन है, तो पहले दिन का आगाज़, साल के पहले दिन का आगाज़ कैसे करते हैं, ऐसे करते हैं। सो राइट नाउ आई एम नियर टू, तो न्यू ईयर का फर्स्ट डे है और आई एम इन शिफा हॉस्पिटल और अभी मैं जा रही हूँ डॉक्टर साहब से मिलने के लिए। आज मैंने लेनी है अपनी रेडिएशन की डेट, सबसे पहले सीटी स्कैन की और दोनों डॉक्टर से मिलना है, एक जिन्होंने मेरी सर्जरी की है और एक जो मेरे लिए अभी रेडिएशन करेंगे, मेरे ऑन्कोलॉजिस्ट। सो एंटरिंग इन द हॉस्पिटल। नए साल का पहला दिन है, बहुत सी उम्मीदें हैं कि नया साल बहुत अच्छा होगा और कैंसर फ्री होगा इंशाल्लाह ताला। होप सो, आप लोग भी दुआ कीजिएगा। चलिए डॉक्टर साहब की तरफ चलते हैं। कीमोथेरेपी डे केयर के पास से गुजर रही हूँ, जहाँ पे मेरा बहुत ज़्यादा टाइम गुजरा है और अभी जा रहे हैं हम प्लास्टिक सर्जरी डिपार्टमेंट में पहले, फिर उसके बाद जाएंगे हम ऑन्कोलॉजी डिपार्टमेंट में। दिस इज़ प्लास्टिक सर्जरी डिपार्टमेंट। प्लास्टिक सर्जरी डिपार्टमेंट में बहुत रश है, तकरीबन 45 मिनट्स में नंबर आएगा, तो तब तक मैंने सोचा डॉक्टर फ़ारूक से मिलाते हैं। नीचे उनका डिपार्टमेंट है, तो अभी जा रही हूँ ऑन्कोलॉजी डिपार्टमेंट। आज मैंने सोचा काउंट करूँगी हॉस्पिटल के मेरे कितने विज़िट हो चुके हैं, पता नहीं कितने 100 हो चुके हैं, तो आज बैठ के काउंट करती हूँ, फिर आप लोगों से भी डिस्कस करूँगी इस बारे में। सो मेरे से पहले एक पेशेंट हैं, वो निकलेंगे तो फिर मेरी बारी आएगी और बस बाहर ही वेट कर रही हूँ डॉक्टर साहब के रूम के। आज बहुत रश है हॉस्पिटल में, लगता है न्यू ईयर लोग हॉस्पिटल में ही मनाने आए हुए हैं। सो ये अंकल भी आए हुए हैं हॉस्पिटल, अल्लाह ताला इनको भी सेहत दे और जितने भी लोग इस दुनिया में बीमार हैं उन सब के लिए दुआ करती हूँ, अल्लाह पाक उनको सेहत अता फरमाए, आमीन। सो गाइज, मैं डॉक्टर फ़ारूक के रूम में आ चुकी हूँ और अभी मैं इनसे डेट ले रही हूँ सिटी स्कैन की और इसके साथ साथ मैं भी डिस्कस कर रही हूँ। हमने अभी तो यही तय किया था कि आपको ऑक्सीजन पर रखेंगे 5 ईयर्स के लिए, और दूसरी चीज़ हमने ये तय की कि आपको ज्वाइन लगाएंगे हम, ठीक है। जो 5 days a week लगती है, टेक्स हार्डली 2 to 3 minutes टू कंप्लीट रेडिएशन, लेकिन आपको मशीन को उठाएंगे, आपका चेक एक्सरे होगा कि जहाँ हम ज्वाइन लगाना चाह रहे हैं वहीं लगें। उस प्रोसेस में 15 मिनट लग सकते हैं, वरना जो एक्चुअल रेडिएशन टाइम है वो सिर्फ 2 मिनट का है। और ये कीमोथेरेपी नहीं है, इसलिए आपको डिवास्टेट नहीं करेगी, बाल नहीं उतारती, खून में कमी नहीं करती, डायरिया नहीं करती, निमोनिया नहीं करती, काउंट्स कम नहीं होते। हार्ट लेफ्ट साइड पे है, तो जब आपका हम सीटी सिमुलेशन करेंगे जिसपे मैं रेडिएशन प्लान बनाऊंगा, तो उसके अंदर आपको सांस अंदर ले जाके बहुत देर तक रोकना होता है, हार्डली 30 seconds to 40 seconds। इस पोजीशन में वो आपको बनाएंगे, आपको ब्रेस्ट बोर्ड देंगे, आपका नेक दूसरी साइड पे रोटेट करेंगे, आपका बाजू ऊपर ले जाएंगे। वो एक पूरा यूनिट है हमारा जिसको हम ब्रेस्ट बोर्ड बोलते हैं, उसके एंगल्स हैं वो नोट किए जाते हैं, कितना एंगल दिया, हाथ कितने एंगल पे है। तो प्रोसेस ऑफ सिमुलेशन इज़ कि हम आपका एक सीटी प्लानिंग करें जिस पे रेडिएशन को प्लान करेंगे, लेकिन आपकी हर पोजीशन हर रोज़ वही होगी, उसी बोर्ड पे, उसी लेज़र अलाइनमेंट के साथ, उसी रेस्पिरेटरी साइकिल में जो हम आपके पहले दिन करेंगे। इसको हम वर्चुअल सिमुलेशन VSIM बोलते हैं, क्योंकि इसमें सीटी स्कैन यूज़ होता है, कभी कभी हम इसे सीटी सिमुलेशन भी बोल देते हैं। दूसरे मानों में मरीज़ एक दफ़ा अपना सीटी करा के चला जाता है, सारा रेडिएशन प्लान कंप्यूटर्स के ज़रिए उस सीटी स्कैन पे बनता है, आप पे नहीं बनता। सो यू डोंट नीड टू कम बैक अगेन फॉर प्लानिंग। आप सिर्फ आएंगे जब आपका प्लान मैं रिव्यू करूँगा, बनाऊँगा, जो उसकी फिज़िक्स है वो फिजिसिस्ट करेंगे, प्लान रिव्यू होगा, ऑथेंटिकेट होगा। जब उस हो जाएगा कि एवरीथिंग इज़ फाइन, हार्ट की डोजेज़, लंग की डोजेज़ एक्सेप्टेबल लिमिट में है, तो फिर नेक्स्ट डे आपका ट्रीटमेंट शुरू हो जाएगी। सर, लोग ये कहते हैं कि रेडिएशन के साइड इफेक्ट्स हैं, स्किन बर्न हो जाती है, ब्लैक हो जाती है और ड्राइनेस बहुत ज़्यादा हो जाती है, तो उसके लिए कोई क्रीम्स वगैरह सजेस्ट करेंगे या कोई? पहली चीज़ तो ये कि कोई ज़रूरी नहीं है कि रेडिएशन से ये सारे इफ़ेक्ट्स हों, क्योंकि रेडिएशन जो है अल्ट्रा जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन है, तो जैसे आप अल्ट्रावायलेट या सनलाइट में जाते हैं तो आप पहले रेड होना शुरू होते हैं, जो बच्चे बाहर खेलते हैं पहले उनकी चीक रेड होते हैं, फिर वो ब्लैकनिंग हो जाती है, टैनिंग जिसे बोलते हैं। तो ये तो एक रूटीन
चीज़ है जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन, चाहे वो अल्ट्रावायलेट लाइट हो, चाहे एक्सरेज हो, चाहे हम जो ट्रीटमेंट देते हैं वो तो होगा। तो स्किन जो है वो ड्राई इसलिए होना शुरू होती है कि सेबेशियस ग्लैंड जो सीबम बनाते हैं, तो पसीना उसमें जो चिकनाई है वो थोड़ा ड्राई हो जाते हैं। ड्राई होने से स्किन ड्राई होती है तो इचिंग होती है। तो आपने खारिश ऐसे ऐसे करके नहीं करनी, बल्कि बहुत मुलायम हाथ से या सॉफ्ट टिश्यू पेपर से करनी है। जो चीज़ इम्पॉर्टेंट है, बगलों में हर वक्त पानी रहता है और इंफ्रा मेमोरी एरिया में भी स्वेटिंग होती है। तो स्किन जब ड्राई हो जाती है और उसको फिर एकदम से पानी या ह्यूमिडिटी मिले तो वो स्वेल करके उतर जाएगी, उसको हम फिर रेडिएशन बर्न कहते हैं। वो बहुत रेयर होता है, ज़्यादातर तो मानसून में होता है, क्योंकि हम आपको हफ्ते में एक दफ़ा देखते हैं तो हमारा मकसद ही ये देखना है कि आपको कोई प्रॉब्लम तो नहीं हो रहा। अंडर गारमेंट्स हम नहीं पहनने देते क्योंकि आपकी स्किन विल बी लाइक अ बेबी स्किन, तो उसको ऐसे बहुत स्ट्रॉन्ग चीज़ें नहीं लगाते। हम सिर्फ डव सोप कहते हैं वो यूज़ करें, वो बेबी फ्रेंडली है। वो भी आप हाथ पे लगाएं हल्का सा ऐसे, और जो ऐसे ऐसे मलकना है उसकी ज़रूरत नहीं है। जब आप पानी डाल लें तो टिश्यू पेपर लेके उसको टैप ड्राई कर लें। जब वो ड्राई हो जाए ऊपर एलोवेरा लगा लें। तो रेडिएशन टारगेटेड होंगी या फेस? हमारे पास सारी जो रेडिएशन है वो 3 डायमेंशनल है, और ज़रूरत पड़े तो हम फॉरवर्ड MRT करते हैं, फील्ड इन फील्ड लगाते हैं। तो ये होती ही टारगेटेड है, मगर टारगेटेड का कॉन्सेप्ट तो उन जगहों में छोटे ट्यूमर आ रहे तो आपकी पूरी चेस्ट वॉल को ट्रीट करना है और थोड़ा सा पोर्शन नेक में भी करना है। तो नेक की स्किन के साथ भी ये बड़ी सेंसिटिव हो जाएगी। तो आपने इस तरह की कॉलर वाली चीज़ें नहीं पहननी, क्योंकि आप जब सर कभी इधर करेंगे तो हमारी हैबिट है ना, तो वो रगड़ खा खा के ये भी फिर उतर सकती है। तो इधर भी आप एलोवेरा भी लगाएंगे और इसकी केयर भी करेंगे, और ऐसा कपड़े पहने जिसका जो कॉलर है वो ऐसे हो, और इसके अंदर भी आप टिश्यू पेपर ऐसे ही रख सकती हैं अगर आप चाहें तो, इस तरह करके सॉफ्ट टिश्यू पेपर। अब आप बेशक यूँ करें तो आपको रगड़ नहीं लगेगी, बेसिकली रगड़ से बचाते हैं। तो रबिंग भी होती है ना, मेरे कुछ एक दो मरीज हैं जो रात को सोते में उन्होंने रब कर दिया तो वो खाल उनकी ऐसे छिल गई है। एनीवेज छिल भी जाए तो कोई क़यामत नहीं आती, नहीं छिलनी चाहिए, वो भी ठीक हो जाती है। ये रेडिएशन से जो प्रोसीजर से पहले एलोवेरा लगानी है या वो बाद में लगानी है? जब आप रेडिएशन कर लें, घर जाएं, जब आप नहाते हैं, नहा के जब आप सब धो लें तो एलोवेरा लगा लें। एलोवेरा भी मलनी नहीं है, यू नॉट गोना रब द स्किन, बस उसके ऊपर हल्का सा ऐसे 2 उंगलियों से, 1 उंगली से लगा लें। जो एक्स्ट्रा हो 15-20 मिनट रहने दें, वो लगी रहेगी। जो एक्स्ट्रा है उसको टैप ड्राई कर लें, ऊपर गीली ना हो ताकि। तो जो स्किन और ह्यूमिडिटी ये सही साथ नहीं चलते। यू नीड टू कीप योर स्किन एरेटेड एंड ड्राई। तो कॉटन के क्लोथ्स आपने पहनने, और क्लोथ्स जो हैं ज़ाहिर है वो जो कॉटन होती है वो हवादार होती है, तो हवा गुजरती है उसमें। सूती जो है वो हवा नहीं गुजरने देगा, तो ड्राई रखना है उसको। और जॉनसन्स बेबी पाउडर है वो, इट इज़ फाइनेस्ट फॉर्म ऑफ कॉर्न स्टार्च, वो हम लगाते हैं अगर बगल में पसीना आए या इंफ्रा मेमोरी में आए, ताकि जगह ड्राई रहे। और हफ्ते में हम एक दफ़ा देखते हैं। यही तो आपका देखना है कि हमने आपके लिए मतलब हर हफ्ते जो आप हमें दिखाएंगे वो इसीलिए तो दिखाएंगे। आजकल कैंसर ज़्यादा हो गया, इसके कॉजेज यही हैं, शुगर वगैरह? इसमें बहुत सारे कॉजेज हैं। जो सबसे इम्पोर्टेंट कॉज है वो तो आपकी ग़िज़ा और लाइफस्टाइल है, एनवायरमेंटल पोल्यूशन है, और तीसरी चीज़ जो है वो इम्पोर्टेंट, चौथी चीज़ वो हेरिडिटरी प्रीडिस्पोजिशन है, जो यंग एज में फैमिलीज़ में कैंसर्स रन करते हैं, जो मरूसियत होता है। तो मुझे अपने बच्चों को सेफ रखने के लिए क्या करना चाहिए? आपका तो अगर हमने टेस्ट किया था नेगेटिव आया था ब्रैका, आई डोंट नो, आपने करवाया था ब्रैका 1-2, पता नहीं। वो आपको कराना चाहिए। ब्रैका 1-2 तो इसीलिए कराते हैं यंग एज में, वो किसके है? ये देखने के लिए आपको मरूसी जीन तो नहीं आएगी। अच्छा, वो लिखते हैं फिर जी ब्रैका? ब्रैका 1-2 मैंने आपको लिख के दिया हुआ है। तो आगे बच्चियों को सेफ रखने के लिए क्या, मतलब उनकी डाइट कैसी रखूं या क्या? उनको मुझे तो डर ही लगता है। सादा जिंदगी, वो तो फास्ट फूड जो बहुत खाती हैं। नहीं खानी चाहिए ना, प्रोसेस्ड फूड तो नहीं आप खा सकते। बच्चे तो आजकल के बहुत खाते हैं, तो इसीलिए फिर कैंसर बढ़ रहे हैं। मैं देख रहा हूँ कि मैंने आपका ब्रैका लिखा था लेकिन आपने करवाया नहीं, आप करवाएं। ये कैसा टेस्ट है? ब्लड टेस्ट है, 10 cc ब्लड, ये बाहर जाएगा वहाँ से रिपोर्ट आएगी। ये नॉर्मली कोई भी करा सकता है? सिर्फ हाई रिस्क इंडिविजुअल्स जिनकी फैमिली में ब्रेस्ट कैंसर्स हों, या यंग एज में हों, या 50 साल से कम उम्र में हो, या बायलैटरल ब्रेस्ट कैंसर हो,
या आपकी ख़ानदान में 3 या 3 से ज़्यादा अशख़ास को कैंसर हो, वर्टिकली आपकी फूफो, खाला, अम्मी, नानी, दादी, और हॉरिजॉन्टली आपका सिबलिंग्स में यानी बहनों में हो या फर्स्ट कज़न्स में या सेकंड कज़न्स में, तो फिर आपका रिस्क बढ़ता है। मरूसियत से जो कैंसर, ब्रेस्ट कैंसर होते हैं वो 5 to 10% होते हैं, सारे तो ज़्यादातर तो स्पोरेडिक होते हैं एजिंग के साथ। लेकिन जो हम एक पैराडाइम शिफ्ट देख रहे हैं कि यंग एज में कैंसर्स आ रहे हैं और फैमिली में भी नहीं है, वो आपकी डाइट और लाइफस्टाइल और एनवायरनमेंट की वजह से। मुझे नहीं समझ आई मुझे क्यों है, क्योंकि मैंने फास्ट फूड्स खाए नहीं है लाइफ में कभी। बस ये कि ज़्यादा तो ये एस्ट्रोजन ड्रिवन कैंसर्स होते हैं, आपका भी एस्ट्रोजन, तो जो मोटापा है वो भी ज़्यादा कोलेस्ट्रॉल है, ज़्यादा कोलेस्ट्रॉल से ज़्यादा एस्ट्रोजन बनेगा, और एस्ट्रोजन को डाइवर्ट अगर आप नहीं करेंगे तो वो भी इस तरह के काम करेगा। प्रेगनेंसी डाइवर्ट करती है, ब्रेस्ट फीडिंग डाइवर्ट करती है, अर्ली प्रेगनेंसी यानी 23 साल में 24-25 साल में आप बच्चे पैदा करें तो सेफ्टी है। तभी इस्लाम में अगर आप जल्दी शादी 30-33 साल के बाद करेंगे तो आपका रिस्क बढ़ेगा। ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव अगर आप 2 साल से ज़्यादा बगैर किसी डॉक्टर से पूछे इस्तेमाल करेंगे तो आपका रिस्क बढ़ता जाएगा। अभी सिटी स्कैन जल्दी दे दें डेट, क्योंकि ऑलरेडी टाइम काफ़ी वेस्ट हुआ है। अभी होगा, आज हाँ, कोई कॉन्ट्रास्ट तो नहीं है, हाँ। अभी कर देंगे सिर्फ। और सर 3 मंथ्स में कौन सा टेस्ट हुआ करेगा मेरा? एवरी मंथ फॉर 3 months, जब आपका ट्रीटमेंट एंड हो जाए, फिर 2 months के बाद 3 दफ़ा, फिर 3 monthly, और 3 साल हो जाए तो फिर कई लोग 6 महीने बाद भी आते हैं। लेकिन क्योंकि आप टमॉक्सिफेन पे विल स्टे विद अस फॉर 5 years एवरी 3 months, तो ठीक हो जाएगा। और जाहिर है कि टमॉक्सिफेन क्योंकि रिस्क ऑफ यूट्राइन हाइपरप्लेजिया और रहम के कैंसर, उसका चांस तो बहुत कम है, 2 to 3%, लेकिन क्योंकि वो रिस्क है तो फिर आपका अल्ट्रासाउंड विद यूट्रस भी करते रहते हैं, सालाना पर नज़र रखते हैं। और कभी कभी मैं चेस्ट एक्सरे, अल्ट्रासाउंड, लिवर और ब्लड टेस्ट करा लेता हूँ, लेकिन रिकमेंडेशन नहीं है। लेकिन क्योंकि हम एक प्राइवेट हॉस्पिटल में बैठते हैं और मरीज़ हर वक्त पूछता रहता है कि मेरे कोई टेस्ट नहीं कराए, तो हम करा देते हैं। ना कराने की वजह ये है कि आप जितने मरीज़ पिक करेंगे, अगर आपके 1000 मरीज़ हैं, आप 1000 अल्ट्रासाउंड करें और 5 मरीज़ों में चीज़ को पिक कर लें तो ये कोई कारनामा नहीं है। लेकिन हज़ार टेस्टों की कॉस्ट कौन देगा, तो वो एक खामखी का वेस्ट है। दूसरी जो सबसे बड़ी बात है, जब कैंसर वापस आ जाता है तो उसका हाल वही हो जाता है जो स्टेज 4 का हो जाता है। तो वापस आ गया तो उसकी कोई स्टेज तो नहीं है, तो रिलैप्स कहलाता है। तो छोटा रिलैप्स हो, 4 छोटे छोटे लीजन्स हो या 10 हो या लिवर में हो या कहीं और हो, रहता तो वो रिलैप्स ही है ना, इसकी कोई फर्दर डेफिनेशन नहीं है। तो इसलिए जो यूनिवर्सल गाइडलाइंस हैं, चाहे नॉर्थ अमेरिकन हो चाहे यूरोपियन हो, उसमें कोई बहुत एक्सटेंसिव टेस्टिंग की जरूरत नहीं है। क्या आप उनको कह दें सारा को प्लीज़ स्कैन करें। सो गाइज़ अभी मैं जा रही हूँ सिटी स्कैन के लिए, और सुना है कि नई मशीन आई है ट्विन की सिटी स्कैन की, तो वो भी देखते हैं। और रेडिएशन की जो मशीन है वो ख़राब हुई है और वो होपफुली इंशाल्लाह 6 तक ठीक हो जाएगी। तो 6 का वैसे देखते हैं कि 6 का टाइम देंगे। बहरहाल देखते हैं, अभी आगे चलते हैं, लेट्स सी। तो दिस इज़ माय स्कैन मशीन। सो अभी मैं आ गई हूँ चेंजिंग रूम में। यहाँ पे ये सारी चीज़ें, बड़ी बड़ी मशीनें लगी हुई हैं, एज यू कैन सी। वीडियो बनाना अलाउ नहीं कर रहे, सो मशीन्स लगी हुई हैं अंदर रूम में, चेंजिंग रूम में। सो गाइस मैं बाहर आ चुकी हूँ स्कैन करा के, और उन्होंने वीडियो अलाउ नहीं की थी। आई डोंट नो उनकी भी कोई पॉलिसीज़ होंगी, लेकिन इट वॉज टू पेनफुल क्यों था वो भी बता देती हूँ कि जो मार्किंग की है उसी पे रेडिएशंस होंगी, तो वो मार्किंग मार्कर से तो मिट जाती हैं। तो उन्होंने नीडल के अंदर कलर डाल के, जैसे टैटूइंग की जाती है उस तरह से, वो मेरी स्किन में जगह जगह पे सुई के साथ कलर इंसर्ट किया था, जो बहुत पेनफुल था। लाइक साल का पहला दिन ही बहुत बुरा हो गया मेरा, मतलब मुझे बहुत पेन हुआ, मैं काफ़ी चीखी हुई थी। अभी स्टिल मुझे उसमें से ब्लीडिंग भी शुरू हो गई थी। 5 जगह पे उन्होंने 5-6 जगह मार्किंग की है। तो अभी मैं बाहर आ चुकी हूँ, अभी पेन हो रहा है लेकिन थोड़ा कम हो गया। वो कह रही थी थोड़ी देर में ख़त्म हो जाएगा। बहरहाल इट वॉज पेनफुल द स्टार्ट ऑफ द ईयर। इट्स ऑलवेज पेनफुल, बट आई डिडंट एक्सपेक्ट कि वो आज भी पेन होगा मुझे। खैर चलें, अब जा रही हूँ प्लास्टिक सर्जरी डिपार्टमेंट में, देखते हैं डॉक्टर साहब क्या कहते हैं।
सिटी स्कैन हो चुका है, मशीन आपको नहीं दिखा पाई, थोड़ा सा क्लिप एक लगाया है, देख लीजिएगा। बाकी बहुत पेनफुल था। नॉर्मल सिटी स्कैन पेनफुल नहीं होता, ये वाला जो था ये रेडिएशन का प्लान था, इसलिए इसमें उन्होंने मार्किंग जो की है वो एक टैपिंग टाइप की है, जो कि सुई की मदद से, जैसे टैटोस बनाए जाते हैं तो सुई स्किन के अंदर डाल के उन्होंने कलर डाला है, बीच में 5-6 जगह पे मार्क किया है। और अभी तक रो ही रही हूँ बैठी हुई, अभी डॉक्टर साहब आएंगे मुझे चेक करेंगे, लेकिन इट वॉज सो पेनफुल। सो ये था मेरे साल का स्टार्ट, जो मैं आपको बता रही थी, आपके लिए सरप्राइज़ है, आपके लिए तो नहीं है, मेरे लिए सरप्राइज़ है। बहरहाल अल्लाह ताला से उम्मीद करती हूँ और दुआ करती हूँ ये साल मेरे लिए बेहतरीन साबित हो और मुझे कैंसर फ्री कर दें अल्लाह ताला इस साल में, आमीन। अभी मैं आपको आगे अपडेट करती हूँ, डॉक्टर साहब आ रहे हैं। सो गाइज़ मेरी ड्रेसिंग हो चुकी है और डॉक्टर साहब से मुलाकात भी हो चुकी है। वो ये बता रहे हैं कि 6 को आपके अगर रेडिएशन स्टार्ट होती हैं तो भी 4-5 रेडिएशन के बाद मुझे चेकअप कराइएगा लाजमी, क्योंकि ज़ख्म थोड़ा सा भी खुला हुआ है दरमियान से, बिल्कुल बाकी साइडों से अल्हम्दुलिल्लाह हील हो चुका है। अभी मैं हॉस्पिटल से निकल रही हूँ, तो आज का ये व्लॉग यहीं पे एंड करती हूँ। कल फिर मिलेंगे किसी नए व्लॉग के साथ, सपोर्ट करते रहिएगा और दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़, हैप्पी न्यू ईयर 2025।